पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम इमरान खान पर एक कातिलाना हमला भी हो चुका है और इस बात के खदशे का भी वो इजहार कर चुके थे कि उनकी जान को खतरा है, उनको कत्ल किया जा सकता है, मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल, बेनजीर टाइप कत्ल या अदालती कत्ल उनका हो सकता है। तो बहुत सारी खबरें थीं और फिर साइफर के केस में उम्र कैद सजाए मौत की खबरें भी चली। और जनाब पाकिस्तान के वजारत दाखिला यानी कि साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी ये बात कर चुके थे जब वो उनकी अपनी हुकूमत थी। वो कह रहे थे कि इमरान खान की जान को खतरा है और उनको बैनुल अक़वामी एजेंसीज कत्ल कर सकती हैं। तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि इमरान खान शहीद, यानी कि जियो न्यूज़ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि ये दावा इमरान खान के साबका एक बहुत बड़े साथी की जानिब से कर दिया गया है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और आप सलाम पेश करेंगे कि ये मामला किस नहज पर जाकर जो है वो पहुंच चुका है। और फिर दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ ने एक नई जंग का आगाज कर दिया है, चिंगारी लगा दी है और जलती पर तेल डाल दिया है। आर्मी चीफ से कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो तमाम तो डिटेल्स भी हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको 190 मिलियन पाउंड केस में एक बहुत अहम पेशरफ जो है वो हुई है, वो आपके सामने खबर रख देता हूं। क्योंकि इमरान खान को इस केस के अंदर जो है वो सजा दे दी जाएगी, उनको ताहयात नहली का सामना करना पड़ सकता है, 10 साल कैद उनको इस केस में सुना दी जाएगी। साइफर के केस में भी जनाब उनको कुछ बड़ी सजा दी जा सकती है क्योंकि उसको 4 हफ्तों में उसका ट्रायल मुकम्मल करना है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कुछ महीनों में यानी कि दिसंबर जनवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब को उसका ट्रायल मुकम्मल करके एक बहुत बड़ी सजा दी जा सकती है। तो उसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और इस रेफरेंस के अंदर गवाहान में परवेज खटक साहब, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल शामिल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबीना में से सिर्फ 3 वफाकी वज़रा ही नैब के गवाह बने और एमकेएम का कोई भी साबिक वजीर इमरान खान के खिलाफ गवाह नहीं बना। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसम खान भी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बने, उनके बारे में भी खबरें थी। लेकिन उन्होंने भी जनाब इस केस के अंदर जो है वो वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया है। और नैब ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि एनसीए के 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम के सामने साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात की सिफारिश की थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक नासूनी और मिनट्स खुफिया रखने की भी मंजूरी थी। और ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं कि जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना में इमरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात करवाने की भी सिफारिश दी थी और कई अरकान की राय थी कि एनसीए की रकम पाकिस्तान को देने की बात की जाए। और काबीना अरकान नैब तहकीकात में शामिल हुए और इसी मौक़िफ़ को दोहराया। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान का असासा है और मेरे इसरार के बावजूद बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म किसी की भी बात नहीं सुनी और इसके ऊपर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर किया गया और मिनट्स को खुफिया भी रखा गया। और ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं कि शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराग गोगी के इश्तिहारात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिपसा कर दिए गए हैं और बताया यह गया है कि इनको इस इश्तिहार के जरिए 6 जनवरी को अदालत के अंदर तलब किया गया है। अब इस केस के अंदर जनाब 3 गवाहान पेश हो गए हैं। क्या इनकी कुछ वक़्त बाकी रही है कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। वो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे। जुबैदा जलाल जो हैं वो भी इस वक्त उन पर भी सवालिया निशान है। परवेज खटक साहब जो हैं उन पर भी सवालिया निशान है। क्या इनके गवाही के ऊपर अदालत इमरान खान को सजा दे देगी? ये जनाब सवाल अपनी जगह पर जो है वो खड़ा हुआ है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद केपीके में कुछ ना कुछ स्पेस इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। धड़ाधड़ पीटी वहां पर कन्वेंशंस कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब वहां पर रोजाना जाते हैं और उनके पीछे अवाम का काफिला। और आज नौशहरा के बाद जो है वो बाजोड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी एक वर्कर्स कन्वेंशन किया है। उससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पीटीए के जलसे जो हैं वो नून लीग के कुछ जलसों से या पीपल्स पार्टी के जलसों से बहुत बड़े हैं। यानी कि एक
वर्कर कन्वेंशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जलसे के ऊपर भारी पड़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर स्पेस नहीं मिल रही कि कुछ ये बात करते हैं कि 9 मई के बाद वहां पर इनको मुकम्मल तौर पर स्पेस नहीं मिलेगी, इनको जलसे करने की इजाजत नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर कैंपेन नहीं कर सकेगी, इनको उम्मीदवार वहां से नहीं मिलेंगे और कोई इनकी पार्टी का टिकट लेने वाला नहीं होगा। अगर कोई पार्टी का टिकट ले भी लेगा तो जनाब उसको उठा लिया जाएगा। ये दावा एजाज सैयद साहब की जानिब से जो है वो किया गया था, लेकिन अब इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान के खिलाफ उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी मौजूद है और वो किसी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो पंजाब के अंदर खामोश हैं। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूपोश लोग हैं, यानी कि जिसमें हमाद अदर साहब आते हैं, क्या मुराद सईद साहब जो हैं वो सामने आएंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जितने भी रूपोश पंजाब के अंदर अरकीन है वो जब सामने आएंगे वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और जेल से बैठकर ही अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान किसी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो खामोश हैं और ये खामोशी किसी तूफान का जो है पेश खैमा साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मकबूल है, उनका बयानिया चल रहा है और ये बयानिया दिन ब दिन पॉपुलर होता चला जा रहा है और इलेक्शन कैंपेन भी उनकी की जा रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्राउंड पर अपनी पोजीशन को मजबूत करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त निज़ाम का हिस्सा बनने पर जो है उसको कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी इस वक्त बंदा या कोई इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उसको नजर नहीं आ रहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे या इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इनके नाम पर कांटा लग चुका है। रियासत ने फैसला कर लिया है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक उनको कटहरे में लाकर खड़ा नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये गुनाह कभी माफ नहीं किया जाएगा। और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी उनका भी फैसला है। DGI-SPR भी बेशतर बार बात कर चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है खुलकर इस पर बात कर रही है कि हम 9 मई का गुनाह माफ नहीं करेंगे, क्योंकि फौज में बगावत करने की कोशिश की गई थी और फौज पर हमला करने की कोशिश थी, GHQ पर हमले किए गए, ISI के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है और इंतहाई काबिले मुज़म्मत अमल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई जो है वो ले बैठा है। सवाल ये बनता है कि तहकीकात जो है वो हो रही हैं, लेकिन अदालत की जानिब से कोई ठोस फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ सामने नहीं आया और इस जो 9 मई था इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, ये एक अहम सवाल है। इसका फायदा डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ मरियम नवाज को हुआ। अब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कोई डील हो चुकी है या फिर वो जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। नून लीग भी ये परसेप्शन बना रही थी, बयानिया बनाया जा रहा था और मुतालबात ये थे कि नवाज शरीफ साहब जिनको 2 तिहाई दी जाए। तो आज उन तमाम तर प्लान्स के ऊपर जो है पानी फिर चुका है और नवाज शरीफ ने एक नई जंग का आगाज कर दिया है और आर्मी चीफ से कुछ सवाल पूछे वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने उसी पुराने बयानी पर वापस आ रहे हैं, मरियम नवाज भी उसी पुरानी बयानी के ऊपर वापस आ रही हैं। आज उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया, उस पर उन्होंने बात की कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है। अडयाला जेल में बैठे शख्स से नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सूरतकारी की, यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो किसके ऊपर बात हो रही है ये आपके लिए समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो आज वो अपने अमाल की सदा भुगत रहा है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख का सबसे बड़ा चोर है और उन्होंने जलालपुर जटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि नवाज शरीफ को चोर कहने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर बन गए हैं और अलकादिर ट्रस्ट केस के बारे में सब जानते हैं कि अवाम के खून पसीने की कमाई उस शख्स की जेब में गई है। अब ये चीज आपके सामने है कि मरियम नवाज जो है वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि अपना पुराना बयानिया जिंदा करने पर लगी हुई हैं और नवाज शरीफ ने आज लाहौर डिवीजन के जो लोग हैं उनसे खिताब किया, उसमें उन्होंने एक बार फिर से सवाल पूछ लिया है कि मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या गुनाह था। एक बार फिर से वो सवाल पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने जनरल बाजवा साहब जो है उनसे सवाल पूछा था कि मुझे क्यों निकाला और वो डायरेक्ट जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद साहब का नाम लेते थे लाहौर जलसे के अंदर, गुजरांवाला जलसे के अंदर। अब वो दोबारा से ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं और अब वो एक और सवाल पूछेंगे कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया, यानी कि वो अपने पुराने बयानिए पे वापस आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब जो है उनकी दाल नहीं गली और डील पर पानी फिर चुका है, उनकी राब्ता लाइन कट चुकी है और उनके छोटे भाई बतौर वज़ीर-ए-आज़म काबिल कबूल हैं, लेकिन नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस वक्त काबिल कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि इनके नाम पर जनाब कांटा लग चुका है, लेकिन इस सारे बयानिया से इमरान खान एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं सियासी तौर पर और वो कोई डील करके कोई मामला को तय करके वो जनाब जेल से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक जेल में डील करने को तैयार नहीं हैं। अब आ जाए कि जियो न्यूज़ के ऊपर अचानक से आज एक बहुत बड़ी खबर चली और ये खबर क्या है
اور یہ بریکنگ نیوز جس نے دی ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ جناب اس وقت پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے لیے نوشہرہ سنبھالنا اس وقت بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، وہ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، نظام کا بہت اہم حصہ رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص جن کے پاس منسٹریز جب وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہو، اس کے بعد 10 لوگ نہ ہوں جلسی کرنے کے لیے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ عمران خان سے ہٹ کر اس کی مقبولیت کیا تھی۔ یعنی کہ یہ لوگ عمران خان کے نام پر ووٹ بٹورا کرتے تھے اور انہوں نے منسٹریز میں رہ کر رہائشیاں کی، اور جیسے ہی کرپشن کا مال بنایا تو عمران خان کو جھنڈی کرا کے واپس چلے گئے۔ تو آج اسی پرویز خٹک صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ جو ہے وہ آپ اس کو ورتھ لسننگ ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بار بار کہا جاتا رہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو پہلے بھی رپورٹس ملتی رہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان پر ایک بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ان پر گولیاں بھی چلائی گئیں۔ تو پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان کا جواب سنیے، عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، شہید ہوا تو میرا نام ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کہ جو بات کر رہے تھے کہ عمران خان تو جناب بزدل ہے، وہ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے، وہ جیل کا کھانا نہیں کھا سکتا، وہ جیل میں چپکلی سے ڈر جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ جناب مجھے گولی مارتے میں تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد کیا ڈر؟ مجھے لگا یہ شخص ملک میں ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کے بعد مجھے لگا کہ شخص ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اس ملک کا صدر پاکستان بننا چاہتا ہے، وہ صدارتی نظام لانا چاہتا ہے۔ کہ پرویز خٹک صاحب پہلے بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی نظام کے حق میں نہیں تھے، وہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے عمران خان کے مخالفین بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ صدارتی نظام کے حامی تھے، اور ان کا پلان یہ تھا جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے بعد یہ پی ڈی ایم نے اپنا موقف رکھا تھا کہ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ وہ جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف لگا دیتے اور اگلے 10 سال کے لیے وہ ہماری قبر کھود دینی تھی انہوں نے، اور انہیں ہماری منجی ٹھوک کے رکھ دینی تھی، کیونکہ وہ اگلے 10 سال کے لیے صدر پاکستان بننا چاہتے تھے۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ اپنا عظمی حرکت لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔